हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद का भाग 1 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। ये तीनों ही चीज़ को आज हम समझेंगे और डिस्कस करेंगे। देखिए, हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से जो होता है वह यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था और राष्ट्रीय राज्य बन गए थे। लोगों में राष्ट्र के प्रति सम्मान, प्रेम, लगाव, एकता की भावना जो है, लोगों में आपस में एकता की भावना, ये सारी फीलिंग्स जो होता है वह डेवलप हो चुकी थी। और हम देखते हैं कि इस समय जो होता है, चूँकि पूरे यूरोप में जो है वो उपनिवेशवाद भी प्रारंभ हो गया था। बहुत से जो शक्तिशाली राष्ट्र थे उन्होंने जो होता है अपने अपने उपनिवेश बनाए थे। भारत भी जो होता है ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। और उपनिवेशवाद की जो होता है इस प्रक्रिया ने भी जो है राष्ट्रवाद की उदय में जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि अब जो होता है जो भी शोषण किया जा रहा है लोगों का, वो जो होता है एक साझा उत्पीड़न था, एक साझा शोषण था। तो जिसके फलस्वरूप जो होता है क्या हुआ कि लोगों में जो होता है एक एकता की भावना जो है वो का विकास हुआ था। अब हम सबसे पहले बच्चों आज डिस्कस करेंगे प्रथम विश्व युद्ध। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है ये 1914 से 1919 तक जो होता है ये चला था। 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध ने किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद के उदय का जो होता है एक तरीके से प्रारंभ किया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इससे पहले ही हम लोग देखिए बच्चों, आप लोग पहले ही जो है ये पढ़ चुके हैं लेक्चर्स में कि आपने अपने पहले ही पाठ्यक्रम में ये पढ़ा है कि किस प्रकार से जो होता है राष्ट्रवाद का उदय भारत में हुआ था। कैसे उदारवादी आए, कैसे फिर जो होता है उग्रवादी आए, क्रांतिकारी आए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये सारा जो होता है एक फेज था। और आज जो होता है हम अब देखेंगे 1919-1920 के बाद जो होता है भारत में राष्ट्रवाद का जो है वो चरण, जो कि एक अंतिम चरण के रूप में हम जानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी, जिसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। हम जानते हैं कि देखो बच्चों, युद्ध जो है वो उसमें कोई भी पक्ष हारे या कोई भी पक्ष जीते, लेकिन उसमें लॉस जो होता है वो जीते हुए पक्ष को भी होता है और हारे हुए पक्ष को भी होता है। तो ब्रिटेन, हम जानते हैं कि ब्रिटेन जो कि उसमें भारत का जो होता है, भारत उसका एक उपनिवेश था, भारत पर उसका शासन था। तो ब्रिटेन जो होता है प्रथम विश्व युद्ध में जीत गया था। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि क्योंकि इतने सालों तक जो होता है और इतना भीषण ये युद्ध था और विश्व युद्ध था प्रथम, जिसमें कि समस्त देशों ने जो होता है वो भाग लिया था। तो जिसके कारण जो होता है ये तो स्वाभाविक ही था कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो सैन्य बल पे और उनकी जो रक्षा व्यय वगैरह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हुए होंगे। तो इस व्यय में जो होता है बहुत ज़्यादा अब क्या हुआ कि इजाफा हो गया। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए और करों में वृद्धि की गई। अब युद्ध में खर्चे तो बहुत हुए हैं, तो अब उनकी भरपाई कैसे करेंगे? तो ब्रिटेन ने तो अपनी बहुत सारी कॉलोनी बनाई हुई थी, बहुत सारे उसके उपनिवेश थे। तो उन्होंने तो वो क्या करेंगे कि भाई अपना खुद का पैसा क्यों लगाएंगे, जो उपनिवेश है वहीं से जो है वसूल किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि इस खर्चे की भरपाई के लिए उन्होंने कर्ज लिए गए और करों में वृद्धि की गई। अब उन्होंने क्या किया, टैक्स लगा दिया। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वह टैक्स देना पड़ा। और टैक्स किसको देना पड़ रहा था? जो गरीब किसान थे उन्हें जो होता है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है अब लगान वसूल किया जाने लगा। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। ये बात बिल्कुल होती है, क्योंकि युद्ध के दौरान क्या होती है कि जो हमारी जो फूड्स वगैरह होती है, जो खाद्यान्न की जो चीज़ें होती है उनकी बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो इसकी वजह से जो है क्या है, कीमतें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भी यही हुआ था, कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। अब अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन होगा? जो कॉमन लोग हैं, जो आम लोग हैं। तो उनके लिए तो जो होता है, क्योंकि उनकी जो आय है वो उस हिसाब से तो नहीं बढ़ रही है ना, तो कीमतें तेजी हो गई, इसलिए जो होता है उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई थी। अब इन्होंने, ब्रिटेन ने क्या किया था, देखिए आपने जब फ्रांस की क्रांति देखा होगा तब भी देखा था कि बहुत से लोगों को जो होता है जबरन उन्होंने क्या किया था कि ज़बरदस्ती जो
होता है वो आर्मी में उनको भेजा था। वैसे ही ब्रिटेन ने भी किया क्या कि भारत के बहुत से जो होता है गांव और क्षेत्रों से सिपाहियों को जो होता है ज़बरदस्ती भर्ती की जाने लगी, सिपाहियों की भर्ती ज़बरदस्ती की जाने लगी, क्योंकि युद्ध में उनको सैनिकों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो उन्होंने बोला कि आपको जो होता है हम भर्ती करेंगे। अब लोग तो इससे खुश नहीं होंगे, भाई कोई भी ज़बरदस्ती जो है वो किसी में क्यों भर्ती होना चाहेगा, और वो भी वो ब्रिटेन के लिए जो होता है क्यों चाहेगा। तो इसीलिए जो होता है लोगों में इसके प्रति भी जो होता है बहुत ज़्यादा व्यापक गुस्सा था, एक आक्रोश था। अब देखिए 1918 और 1919 और 1920 और 21, मतलब 1918 से 1921 के बीच जो होता है हमारे देश भारत में भी जो होता है स्थिति जो है और ज़्यादा खराब हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि देखिए इसी समय जो होता है महामारी भी फैली थी और अकाल भी आया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि बहुत सारे हिस्सों में फसल जो है, और फसल भी जो होता है बहुत सारे हिस्सों में खराब हो गई थी। तो अब इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव हो गया था। खाद्य जो पदार्थ है उनकी अब बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, और उस समय फ्लू की महामारी फैल गई थी। तो जो फ्लू थी उसकी भी महामारी फैल गई। तो लोगों में जो होता है एक तरीके से क्या था कि उनको मतलब उनके सामने संकट ही संकट की स्थिति जो है वह पैदा हो गई थी। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग जो होता है वो मारे गए थे। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है कि उस समय इतने सारे लोग जो होता है वो किसके कारण, दुर्भिक्ष मतलब कि जो अकाल पड़ा था उसके, और महामारी के कारण जो है वो मारे गए थे। अब चूंकि आपने देखा कि किस तरीके से जो होता है भारत की कंडीशन इतनी खराब है, और ऊपर से अंग्रेज जो होता है इस कंडीशन को, इस स्थिति को सुधारने की अपेक्षा जो होता है वो और ज़्यादा जो है वो शोषण की नीति को अपना रहे हैं। अब जो है आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण है सत्याग्रह का विचार, और ये एक जादूगर थे जो कि 1915 में भारत लौटे थे। कहाँ से लौटे थे? साउथ अफ्रीका से। और ये भारत लौटे थे बच्चों, मैं आपको बताती हूँ 9 जनवरी। तो ये जो 9 जनवरी को जो है ये भारत आए थे 1915 को। मैं इसलिए डेट बता रही हूँ क्योंकि देखिए इन्हीं के आने के उपलक्ष्य में जो होता है हम जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, और ये आज भी मनाया जाता है। तो ये गांधी जी के आगमन के कारण ही जो होता है, जो वापस वो इंडिया आए उन्हीं के जो होता है उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। अब देखिए भारतीय राजनीति में एक नया युग प्रारंभ हो रहा है बच्चों, और ये पूरा युग, ये जो भारत में जो राष्ट्रवाद है उसका एक नया अंतिम चरण हमें देखने को मिलेगा, और उस युग को हम बोलेंगे गांधी युग, गांधी एरा। आप जानते हैं कि गांधी जी जो होता है वो इससे पहले, मतलब भारत में आने से पहले दक्षिण अफ्रीका में रहे। उन्होंने बहुत समय जो होता है अपने दक्षिण अफ्रीका में दिया। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जो होता है रंग भेद की बहुत ज़्यादा नीति थी, और उन्होंने जो होता है इसके खिलाफ वहाँ की सरकार जो थी उसके सामने जो होता है उन्होंने सत्याग्रह किया था। और सत्याग्रह के विचार जो थे वो सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। अब हम देखेंगे कि उन्होंने यही सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, और वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा सफलता मिली थी। और जब वो भारत आए थे तो उन्होंने यहाँ पे जो आंदोलन देखे और प्रारंभ किए वो भी उन्होंने उसी सत्याग्रह को जो होता है अपना मुख्य हथियार बनाया था। देखिए बच्चों, गांधी जी की 3 चीज़ें जो थी जो उन्होंने मुख्य रूप से हथियार बनाया था, वो था, पहला था सत्याग्रह, और दूसरा उन्होंने जो होता है नॉन वायलेंस या अहिंसा को अपनाया था। तीसरा जो एक चीज़ मैं बताऊंगी कि गांधी जी ने जो होता है कि इससे पहले ऐसे तो नहीं था कि बहुत सारे नेता थे और भारत में जो होता है बहुत सारे ऐसे राजनीतिक जो लोग थे, जो राजनीतिक चिंतक वगैरह थे, वो भी जो है वो कार्य तो कर ही रहे थे। लेकिन गांधी जी के आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो भी आंदोलन चला वो जनता से जुड़ा। देखिए गांधी जी की एक सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने एक छोटे से छोटे मुद्दे को भी जो होता है वो जन आंदोलन बनाया था। वो पूरी जनता जब एक साथ मिलके जो होता है वो इस आंदोलन में जो है पार्टिसिपेट की थी, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है गांधी जी की। तो इस तरीके से जो था उन्होंने 2 हथियारों पर जोर दिया था, एक था उनका सत्य और एक था उनका अहिंसा। अब हम देखते हैं कि सत्याग्रह क्या होता है। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य का आग्रह करना। सत्याग्रह का अर्थ था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है
यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत आवश्यक है बच्चों। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि आने वाली पीढ़ी शायद ही इस बात पर यकीन करे कि एक हार्ड मास का इंसान कभी इस धरती पर हुआ करता था, और उन्होंने बात महात्मा गांधी के लिए बोली थी। मतलब आपको अगर आप महात्मा गांधी को फोटो, मुझे तो लग रहा है कि सभी लोगों ने देखा होगा बच्चों, तो आप देखिएगा बहुत ही दुबले पतले छोटे से हाइट के वो थे। तो अगर हम देखिए यहाँ पे जो बोल रहे हैं, लेकिन कि वो शारीरिक बल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, तो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा वो ऐसा नहीं थे, लेकिन उनमें जो विचार जो थे, जो उनका अंदर उनका जो अंतर आत्मा थी और जो उनमें शक्ति थी, आंतरिक शक्ति, वो ही जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और इसी का प्रयोग जो होता है उन्होंने भारत में भी जो है राष्ट्रवाद के उदय में जो है वो किया था। राष्ट्रीय आंदोलन में जो होता है इसी आंतरिक जो बल था उसको उन्होंने महत्व दिया था। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह चलाया था। देखिए एक बात और है, मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा, अब हम लोग थोड़ा टाइमलाइन को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि अब कुछ ना कुछ हर वर्ष कुछ ना कुछ घटनाएं जो है वो होती जा रही है। 1915 में गांधी जी भारत आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भारत तुरंत आए और उन्होंने जो होता है वो आंदोलन प्रारंभ कर दिया, नहीं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था, और उनके कहने पर जो होता है उन्होंने कहा था कि अगर आप भारतीय राजनीति को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले भारत के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कीजिए। गांधी जी 1915 में आए, 2 वर्षों तक जो होता है उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जो होता है का दौरा किया, उनकी स्थिति को समझने का प्रयास किया। और उसके बाद जो होता है 1917 में राजकुमार शुक्ला ने जो है उन्हें आमंत्रित किया था कि वे जो है बिहार के एक जिला है चंपारण, वहाँ पर आए। तो 1917 में हम देखते हैं कि गांधी जी जो है वो चंपारण गए थे। देखिए चंपारण में जो किसान थे ना, वो बहुत ज़्यादा उनका शोषण हो रहा था। जो ज़मींदार थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो बहुत ज़्यादा जो है शोषण कर रहे थे वहाँ के किसानों का। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों, 1917 से लेकर 17, 18, 19, 20, 21 तक अगर हम देखें तो भारत में जो होता है इस समय क्या था, खाद्यान्न फसलें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, खाद्यान्न फसलों का अभाव हो गया था, और इस समय जो है महामारी और आपका अकाल जो होता है वो बहुत ज़्यादा पड़ा था। तो जिसकी वजह से क्या था कि खाद्यान्न फसल वैसे ही कम है, लेकिन यहाँ पे मतलब कि चंपारण में जो है किसानों को इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा था कि वे खाद्यान्न फसलों की जगह जो है वो नील की खेती जो है करें। नील की खेती क्यों करें? देखिए नील जो है वो क्या था, वो कैश क्रॉप था, मतलब नकदी फसल था, क्योंकि अगर इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सकता है। लेकिन जब इंसान के पास खाने को नहीं होगा तो क्या वो पैसे को खाएगा? नहीं खा सकता। तो इसीलिए खाद्यान्न फसल जो होता है इस समय उगाना चाहिए था, लेकिन किसानों को उन्होंने क्या बाध्य किया कि नहीं, आप जो है नील की खेती करो। तो इससे किसानों में जो होता है और ब्रिटिश सरकार ने, जमींदार ने, ये सब जो बागान के मालिक वगैरह हैं, इन्होंने क्या किया कि किसान का जो है बहुत ज़्यादा शोषण किया। तो यहाँ पे गांधी जी गए, उन्होंने किसान से मिले, उनका बहुत ज़्यादा स्वागत हुआ। जब गांधी जी यहाँ आए थे तो पुलिस जो होता है वो चंपारण में जो पूरी पुलिस व्यवस्था है ना, वो पूरी हरकत में आ गई थी, और उन्होंने गांधी जी को यहाँ से चले जाने का जो है वो आदेश दिया था। लेकिन गांधी जी ने जो होता है मजिस्ट्रेट्स के इस आदेश को नहीं माना था, और पूरी जनता जो है वो कोर्ट गई थी, और आखिर में घबराकर मजिस्ट्रेट ने जो होता है इस आदेश को स्थगित कर दिया था। तो देखिए कितना ज़्यादा व्यापक प्रभाव था इस व्यक्तित्व का, जिसे हम गांधी या M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जो जानते हैं। तो फिर इन्होंने जो होता है यहाँ पे सबसे पहले जो है इन लोग किसानों के को समझा, उन्होंने उनकी बातों को समझा, और उसके लिए इन्होंने चंपारण में जो होता है पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इस तरीके से जो है सरकार को आखिर में झुकना पड़ा, और उन्हें जो ज़मीन थी, ज़मींदारों के पास जो ज़मीन थी वो किसानों के पास वापस आ गई। और हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार से ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। तो इस सत्याग्रह का प्रारंभ जो है वह बिहार के इस चंपारण के भूमि से हुआ था, और यहाँ से हुआ था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शंखनाद। इसके बाद हम देख सकते हैं कि गांधी जी जो है वो गुजरात के खेड़ा में किसानों की मदद के लिए गए थे। खेड़ा ज़िले में जो किसान थे वो लगान वसूल जो उनसे बहुत ज़्यादा लगान लिया जाता था, और वो लगान की माफ़ी चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था, जिसमें कि गांधी जी ने इनका सहयोग किया था। और ये
इसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रथम जो है वह असहयोग आंदोलन था, जिसमें कि गांधी जी ने पहली बार जो है असहयोग की नीति को अपनाया था। तो इस प्रकार से बाद में हम देख सकते हैं कि जो सरकार थी उन्हें जो है विवश होना पड़ा और ये किसानों की बहुत बड़ी एक नैतिक विजय हुई थी। इसके बाद आप बच्चों देखेंगे गांधी जी का सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए अहमदाबाद जा पहुंचे थे। अब गांधी जी कहाँ गए थे? अहमदाबाद आ गए थे और वहाँ पर जो है उन्होंने गांधी जी ने क्या किया था कि जो कपड़ा जो सूरत में जो कपड़ा मिल में काम करने वाले जो मज़दूर हैं उन्हें जो है वो 35% जो होता है वेतन भत्ते की, मतलब बोनस की या भत्ते की जो है बात कर रहे थे। और बाद में गांधी जी ने इसको सहयोग दिया था और पहली बार जो होता है इस आंदोलन में गांधी जी ने जो होता है वह अनशन पर बैठे थे। तो ये पहला जो होता है वह भूख हड़ताल जो था वो पहली बार जो हमें देखने को मिला था अहमदाबाद के जो मिल आंदोलन में। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? आज हमने बहुत सारी चीज़ों पे गौर किया। आज हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरणों को देखा और सबसे पहले बच्चों हमने ये समझने का प्रयास किया कि सत्याग्रह क्या है। जब महात्मा गांधी यहाँ पर आए उन्होंने किस तरीके से जो है उन्होंने कौन से वह हथियार लेकर आए थे, तो वो हथियार लेकर आए थे सत्य और अहिंसा, और उसके द्वारा जो है इन्होंने यहाँ पर 3 जो होता है हमें आंदोलन के बारे में पढ़ा, जो कि पहला था आपका चंपारण का, फिर आपका खेड़ा का और फिर था लास्ट में अहमदाबाद का।